ग्राहम पर कयामत गुजर रही होगी, मगर वो उसका इजहार नहीं कर सकता था। आखिर वो एक सुराग रसां था जो सरकारी दावत पर यहाँ आया था। दूसरी तरफ वो मेरी शख्सियत से मरूब हो गया था। उसका एतमाद मुतसलसल हो गया था। एतमाद मुतसलसल हो जाए तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी महारत भी उसके किसी काम नहीं आती। ग्राहम एक पेशावर कातिल था और खंजर जनी में खासी महारत रखता था। उस वक्त उसकी जेब में खंजर भी था और रिवॉल्वर भी, जो मैंने उसे खुद दिया था। दोनों चीजें मौजूद होते हुए भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझ पर हमला कर सकता। चंद मिनट के बाद एक मुलाजिम सुनहरे रंग का शरबत ले आया। इसका इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। वो मुलाजिम कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि हुकूमत के एक खास महकमे से ताल्लुक रखता था और जहां बंसडिले की निगरानी और हिफाजत पर मामूर था। ग्राहम का ग्लास मखसूस था जिसमें आसाब सुन कर देने वाली दवा मिली हुई थी। शरबत का पहला घूंट लेते ही ग्राहम पर शरबत ने असर करना शुरू कर दिया। ग्राहम ने कहा, बहुत खुश जायका शरबत है। शरबत का पहला असर ये होता था कि पीने वाला खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता। मैंने कहा, यह एक खास मशरूब है मिस्टर ग्राहम। पूरा ग्लास पीने के बाद इसके असरात वाज़ेह होंगे। ग्राहम ने सबसे पहले ग्लास खाली किया, फिर बोला, क्या एक ग्लास और नहीं मिल सकता? मैंने मानीखेज लहजे में कहा, 10 मिनट के बाद। सिर्फ 10 मिनट इंतजार कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शरबत में नहला दूंगा। वो बोला, मैंने एक से एक बढ़िया शराब पी है, लेकिन इस शरबत का सुरूर उन सब के नशों पर हावी है। मैं जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जिसे वो शरबत समझ रहा था वो आसाब सुन होने की इब्तिदा थी। 10 मिनट के अंदर अंदर ग्राहम बिल्कुल साकित हो गया था। मैंने बंस की मदद से उसे एक अंदरूनी कमरे में मुंतकिल किया, जहां उसे एक खास किस्म की कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर जकड़ दिए गए। अब वो अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर सकता था। मैंने बर्ड से कहा, इसे शरबत का असर जायल करने वाला इंजेक्शन लगाओ। बर्ड इंजेक्शन तैयार करने लगा। मैंने मोना से कहा, यह बेहोश नहीं हुआ, सिर्फ इसकी कुव्वतें वक्ती तौर पर जायल हो गई हैं। अभी इंजेक्शन लगेगा तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम इससे इंतकाम ले सकोगी। मोना ने लरसती हुई आवाज में कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जनाब, वरना शायद ये फरार हो जाता। मैंने कहा, कार में बम फिट करने का काम इसने तन्हा नहीं किया था। इसका दूसरा साथी भी है जिसका नाम विल्सन है। उससे मुझे एक काम लेना है, इसलिए फिलहाल मैं उसे जिंदा रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम इसरार करो तो मैं उसे भी हाजिर कर सकता हूँ। वो बोली, आपका काम अव्वलियत रखता है जनाब। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं अपने शौहर के एक कातिल के बखिए अपने हाथों से उधेड़ दूंगी। बट एक सिरिंज समेत कमरे में दाखिल हुआ और उसने ग्राहम के बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा, मुझे गोइटे हिल एयरपोर्ट पर आसाब को मफलूज कर देने वाली कोई दवा इस्तेमाल करके घेरा गया था ग्राहम। आज ऐसी ही एक दवा के जरिए मैंने तुम्हें बेबस किया है और अब तुम हमेशा के लिए बेबस हो गए हो। मैं तुम्हारे बॉस की तरह अहमक नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी और चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सीधा सीधा तुम्हारा सर कलम करूंगा। ग्राहम ने नहीफ सी आवाज में कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है। बंसडिले ने हमें डबल क्रॉस किया है। मैंने कहा, बहुत अफसोस की बात है मिस्टर बंस, तुम्हें इन शरीफ आदमियों को इस तरह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। बंस ने हैरान होकर कहा, मैंने कब इन्हें डबल क्रॉस किया है? मैंने ग्राहम से कहा, क्यों भाई, मिस्टर बंस तो इल्जाम तस्लीम नहीं कर रहे। ग्राहम गुर्राया, बोला, इसके अलावा किसी और को हमारे बारे में इल्म नहीं था, और तुम देखना इसका हशर कितना बुरा होता है। मैंने कहा, वो तो बात की बात है ग्राहम, फिलहाल तो तुम अपनी खैर मनाओ। मोना तुमसे निमटने के लिए बेचैन है। ग्राहम बोला, जो कुछ तुम कर रहे हो तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम एक पूरी तंजीम से नहीं टकरा सकते। मैंने कहा, इससे पहले भी टकराता रहा हूं और आइंदा भी टकराता रहूंगा। तुम जैसे मालूम नहीं कितने मुझे धमकियां देते हुए दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर मैं वहीं का वहीं हूं। मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम अपनी असल हैसियत में आओ या स्कॉटलैंड यार्ड के सुराग रसां के भेस बदल कर आओ, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मोना, तुम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती हो, लेकिन ख्याल रखना गर्दन से ऊपर का हिस्सा महफूज रहे। इसके कोट की जेब में खंजर मौजूद है। आगे बढ़कर इसकी जेब से खंजर निकालो और अपने इंतकाम की प्यास बुझाओ। मोना आगे बढ़ी। ग्राहम कुर्सी पर कसमसाया और कसमसा कर ही रह गया। जुम्बिश तो वो कर ही नहीं सकता था। अचानक ग्राहम धाड़ा, रुक जाओ मोना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मोना नहीं रुकी। उसके होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट उभर आई। उसने ग्राहम की जेब से खंजर निकालते हुए कहा, इसका फैसला तो वक्त करेगा कि अंजाम किसका बुरा होता है। ग्राहम बोला, मैं बेबस हूं, मगर मेरे साथी बेबस नहीं है, वो तुम्हारी खाल उतार देंगे। मोना ने खंजर का दस्ता मुट्ठी में जकड़ लिया। उसने सर्द लहजे में कहा, तुझे जरा एहसास नहीं कि तेरी वजह से मेरे शौहर की जान गई? अपने किए पर शर्मिंदा होने की बजाय तू उल्टा मुझे धमकियां दे रहा है। मोना उसके बाएं बाजू पर झुक गई और बड़ी एहतियात से उसके कोट की आस्तीन काटने लगी।
ग्राहम ने खौफजदा लहजे में कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझसे मसालहत कर लो, मैं तुम्हारा हर मुतालिबा पूरा करने को तैयार हूँ। मोना कुछ न बोली। वो बड़े इन्हिमाक से ग्राहम के कोट की आस्तीन उसके जिस्म से अलहदा कर रही थी। ग्राहम के जिस्म पर बंधी हुई रस्सियों की वजह से उसे अपने काम में दिक्कत जरूर हो रही थी, मगर वो बड़ी महारत से बंदिशों को नुकसान पहुंचाए बगैर कोट की आस्तीन काट काट कर अलहदा कर रही थी। ग्राहम ने फूली हुई सांस के साथ कहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। मोना ने सफाकाना अंदाज में कहा, एक गरीब औरत से उसका शौहर छीन कर उसके खून की सौदेबाजी का रिवाज यहूदियों में होता होगा। हम लोग तो खून के बदले खून के कायल हैं। ग्राहम ने कहा, देखो, तुम्हारे शौहर को मारना हमारा मकसद नहीं था, वो तो इत्तेफाकन ही इज्जत में आ गया था। मोना ने होंठ भींचते हुए कहा, तुम्हारा निशाना तो अली साहब थे, यही कहना चाह रहे हो ना? वो ग्राहम को घूर रही थी। इतनी देर में वो ग्राहम का बायां बाजू उरेआं कर चुकी थी। ग्राहम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, हाँ, अली जार खान से हमारी पुरानी दुश्मनी है और उसको निशाना बनाने के लिए हमने बम फिट किया था। मोना ने कहा, कोई बात नहीं ग्राहम, इस किस्म के खेलों में ये तो होता ही रहता है। दूसरों के घरों को लगाई जाने वाली आग कभी कभी अपना दामन भी जला देती है। इस खंजर से मालूम नहीं तुमने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा होगा। अब यही खंजर तुम्हारे हक में मौत का पैगाम्बर साबित होगा। मोना ने उसकी आंखों के सामने खंजर लहराया। ग्राहम हिज़यानी लहजे में बोला, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मोना ने खंजर की नोक उसके गले पर रख दी और ग्राहम की आंखें हलकों से उबल पड़ी। वो इंतहाई खौफजदा हो गया था। मोना ने दांत पीस कर कहा, मैं तुम्हारी गर्दन में खंजर की नोक नहीं उतार सकती, इसलिए कि ये अली की ख्वाहिश है, लेकिन तुम्हारा ये बाजू। मोना ने खंजर की नोक उसकी गर्दन से हटाकर उसके बाजू पर रखते हुए कहा, इस बाजू पर तो मेरा पूरा हक है और मैं अपना ये हक बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करूंगी। उसने खंजर पर हल्का सा दबाव डाला। खंजर की नोक ग्राहम के बाजू में उतर गई। ग्राहम के मुंह से एक सिसकारी निकली और बाजू पर खून की बूंदें उभर आईं। ग्राहम ने होंठ भींच लिए। मोना ने उसके बाजू पर दूसरा चरका लगाते हुए कहा, तुम्हारी एक सिसकारी से मालूम नहीं कितने मकतूलीन की रूहों को सुकून मिला होगा। मेरे अंदर एक आग जल रही है ग्राहम, जिसका तकाजा ये है कि मैं तेरी एक एक बोटी तेरे जिस्म से अलहदा करूं, मगर मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। आज का पूरा दिन मैंने तेरे नाम कर दिया है। ग्राहम के चेहरे पर वहशत बरस रही थी। अपना दर्दनाक अंजाम उसकी आंखों में घूम गया था। मैंने एक तवील सांस ली और मोना से कहा, मुझे इजाजत दो मोना बहन, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम इसे जितना सिसका सकती हो सिसकाओ, ये इसी काबिल है। मैं शाम को आऊंगा, उस वक्त तक बड और बंस तुम्हारे साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर के ठीक 1 बजे मैं सिविल लाइंस की कोठी नंबर 23 में बैठा ट्रांसमीटर पर रेंडल से बात कर रहा था। मैंने कोड वर्ड्स में कहा, मैंने हर तरह से अपना इत्मीनान कर लिया है मोशे, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मिस्टर अली ने जो कुछ भी किया मजबूरी के आलम में किया। रेंडल की पुरसुकून आवाज आई, क्या तुम्हें इस बात पर हैरत नहीं हुई कि तुम टेरिस महल से सही सलामत निकल आए? मैंने कहा, इसमें हैरत की क्या बात है मोशे, वो हमारे साथ मिल चुका है और जब तक उस अमल का तोड़ न कर लिया जाए। रेंडल ने मेरी बात काट कर कहा, नजरियात की तब्दीली का अमल उस पर कारगर हो ही नहीं सका था। मैंने कहा, आपको गलत फहमी हुई होगी जनाब, अगर ऐसा होता तो वो मुझे वापस न आने देता। रेंडल बोला, वो बहुत चालाक आदमी है डेविड, एक आदमी के इवज वो अपनी पोजीशन साफ करने की कोशिश कर रहा है। मुझे बताओ कि जजीरे की तबाही और गोइटे हिल में अपने तमाम एजेंटों की गिरफ्तारी को मैं किस खाने में फिट करूं? मैंने कहा, वो दर हकीकत घिर गया था जनाब। उसने मुझे निकिता से तन्हाई में मुलाकात का मौका दिया था और निकिता से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद ही मैंने ये नतीजा अखज़ किया है। रेंडल बोला, निकिता से तुम्हारी जो गुफ्तगू हुई उसकी तफसील बताओ ताकि मैं खुद भी किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। मैंने कहा, आपकी हिदायत के मुताबिक निकिता साए की तरह उसके साथ थी, लेकिन जब वो लोग मुझसे मिलने के बाद महल वापस पहुंचे तो जनरल टेरिस बेचैनी से उन दोनों का मुंतजिर था। उसने मिस्टर अली से कहा कि वो उनसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता है। फिर वो उसे अपने साथ ले गया और फिर उनकी वापसी सुबह हुई थी और निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार होते वक्त निकिता ने मिस्टर अली को आपका एजेंट साबित करने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हुई। रेंडल ने कहा, यह निकिता की हिमाकत थी, लेकिन इससे अली की बेगुनाही कहाँ साबित होती है? मैंने कहा, मैंने जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन की गुफ्तगू सुनी है जनाब, जिससे साफ जाहिर होता है कि मिस्टर अली के कमरे में गलती से डिक्टाफोन लगा रह गया था, जिसके जरिए मिस्टर अली और निकिता के दरमियान होने वाली ऐसी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई जो उन दोनों को मुजरिम साबित करती थी। वो दोनों शहजादा साइम को कत्ल करने के मंसूबे बना रहे थे।
दूसरी तरफ बदकिस्मती से मिस्टर अली के ब्रीफकेस से वो फहरिस्त निकल आई जो मैंने उन्हें फराहम की थी। रेंडल ने कहा, इस तमाम उलझावे की तह में तुम हो। न तुमने वो फहरिस्त फराहम की होती और न आज हमें फैसला करने में दुश्वारी होती। मैंने कहा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ जनाब, लेकिन मिस्टर अली हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। रेंडल के लहजे में तंज था। बोला, मैं खूब जानता हूँ कि कौन कितना वफादार है। मैंने उसके तंज को नजरअंदाज कर दिया और बड़े खुलूस से कहा, बेशक जनाब, लेकिन एक अहम बात और भी है। जब हम यहाँ से महल जाने के लिए निकले तो मिस्टर अली उस कार में नहीं बैठे जिसमें यहाँ आए थे। महल से एक दूसरी कार उन्हें लेने आई थी। मिस्टर अली ने इस दूसरी कार के ड्राइवर को वो कार चलाने को कहा जिसमें वो यहाँ आए थे और खुद उस कार में बैठ गए जो ड्राइवर लाया था। और फिर एक अजीब बात हुई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की ही थी कि वो एक जोरदार धमाके से उड़ गई। अगर हम लोग उस कार में बैठ जाते तो इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट पेश करने के लिए जिंदा न होता जनाब। रेंडल बोला, ये तो बड़ी अजीब बात बता रहे हो तुमने उससे उस कार में न बैठने की वजह तो पूछी होगी। मैंने कहा, मैंने पूछा था जनाब, मगर उन्होंने कहा कि ऐसा महज इत्तेफाकन हुआ है। रेंडल ने तंजिया लहजे में कहा, और तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया? मैंने कहा, यकीन न करता तो और क्या करता। वो कह रहे थे कि उनका प्रोग्राम तयशुदा नहीं था, लिहाजा किसी को ये इल्म भी नहीं हो सकता कि वो कब कहाँ होंगे, लिहाजा उन पर यह हमला हैरान कुन ही कहा जा सकता है। रेंडल ने कहा, क्या उसने इस हमले में मेरे मुलव्विस होने के बारे में कुछ नहीं कहा? मैंने कहा, मैडम तहजीब ने आपका नाम लिया था जनाब, लेकिन मिस्टर अली ने इस इम्कान को सख्ती से रद्द कर दिया। उनका कहना था कि अपने आदमी पर कोई भी हमला नहीं करवा सकता। रेंडल की आवाज आई, इसका मतलब हुआ कि मेरा शुबा दुरुस्त ही था, उस पर हमारा अमल कारगर नहीं हो सका। मैंने हैरान होकर कहा, यह नतीजा आपने किस बात से अखज कर लिया? रेंडल बोला, वो वाकई बहुत चालाक आदमी है डेविड, तुम उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। सिर्फ इसी एक बात पर गौर करो कि वो उस कार में क्यों नहीं बैठा। ये बात जहन में रखना कि ऐसा महज इत्तेफाकन नहीं हो सकता। मैंने कहा, मैं भला इस बात पर क्या गौर करूंगा मोशे, मैं तो बिल्कुल ही तारीकी में हूँ। मुझे तो जो हुक्म दिया गया था मैंने उसे बजा लाने की पूरी कोशिश की है। रेंडल बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ डेविड, तुम्हें इनाम से नवाजा जाएगा, लेकिन चूंकि क्वेटा हिल में हमने अपनी सरगर्मियां आर्जी तौर पर बंद कर दी हैं, इसलिए तुम जल्द अज जल्द शीगोराय पहुंचकर मादाम क्लारा को रिपोर्ट करो। मैंने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। मैं उसका मतलब खूब समझता था। कहानी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। ग्राहम का लिबास तार तार और खून में तरबतर था। वो उसी कुर्सी पर जकड़ा हुआ था जिसमें उसे छोड़कर गया था। मोना ने ग्राहम को लहूलुहान कर दिया था। उसके हाथ में खून आलूद खंजर था और चेहरे पर दुनिया जहान की सफ़ाकी। ग्राहम की गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, जाहिर है वो बेहोश हो गया था। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में ग्राहम की तरफ झपटते हुए कहा, क्या जान से मार दिया? मोना ने नफरत अंगेज लहजे में कहा, नहीं अली साहब, ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन्हें जान से मारा जाए, ये तो इस काबिल हैं कि इन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाए। मैंने मोना को गौर से देखते हुए कहा, ठीक कह रही हो, बड और बंस कहाँ हैं? वो बोली, उनसे शायद ग्राहम की हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो किसी और कमरे में चले गए हैं, मगर आपने तो शाम तक वापस आने को कहा था। मैंने कहा, हाँ, काम मेरे अंदाजे से कबल हो गया, इसलिए जल्दी चला आया। तुम अपनी मश्क जारी रखो, मैं जरा बड को देख लूं। बड और बंस दूसरे कमरे में मिले। मैंने कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मोना वहाँ अकेली है। बड ने बेपरवाही से कहा, अकेली है तो क्या हुआ? उसने ग्राहम का वो हशर कर दिया है कि अब उसे अगर खोल दिया जाए तब भी वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने नफरत से होंठ सुकेड़ कर कहा, वो इसी काबिल है, बल्कि उसका हशर इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। बड ने कहा, वो तो ठीक है चीफ, लेकिन मैं मोना जैसी घरेलू औरत से इतनी सफाकी की तवक्को नहीं कर सकता था। बंस ने कहा, बट साहब ठीक कह रहे हैं मिस्टर अली, ग्राहम की चीखो पुकार तो मुझसे भी नहीं सुनी गई। मैंने कहा, तुम लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए, जालिम की चीखो पुकार सुनकर तो खुश होना चाहिए। अगर इसके लिए किसी के दिल में रहम का जज्बा उभरता है तो ये निहायत तशवीशनाक अलामत है। बड ने कहा, हर बात को अपने फलसफे की रोशनी में मत देखा करो चीफ, दुनिया में और भी बहुत फलसफे हैं। मैंने कहा, फलसफों का तकाबुल बाद में करना, पहले ग्राहम के चेहरे पर मेकअप करने में मेरी मदद करो। हम मेकअप के सामान समेत ग्राहम के कमरे में वापस आए, जहां मोना बड़ी संजीदगी से ग्राहम के होश में आने की मुंतजिर थी। मैंने बड से कहा, मैं तुम्हें यहाँ मोना की मदद के लिए छोड़ गया था और तुम दूसरे कमरे में मुंह छुपाए बैठे थे। जाओ ग्राहम को होश में लाने का बंदोबस्त करो। बड ने सरगोशी में कहा, दूसरों के सामने तो बड की बेइज्जती मत किया करो। ये कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गया। वापसी में बड ने ज्यादा देर न लगाई। उसके हाथ में पानी का जग और ग्लास था।
ग्राहम के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाना बट के लिए ज्यादा मुश्किल न साबित हुआ। उसके होश में आते ही मोना ने खंजर संभाल कर ग्राहम की तरफ झपटने की कोशिश की, मगर मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, ठहर जाओ मोना, ये फिर बेहोश हो जाएगा और तकलीफ से बेनियाज हो जाएगा, जबकि तुम इसे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ में मुब्तला करना चाहती हो। मोना ने इस बात में सर हिलाया, बोली, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे इन कामों का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, इसलिए जल्दबाजी कर रही थी। ग्राहम बुरी तरह कराह रहा था, उसकी आवाज बैठ चुकी थी और उसके लिए अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने बुलंद आवाज से कहा, मेरी तरफ देखो ग्राहम, तुम मुझे कत्ल करने यहाँ आए थे ना? ग्राहम ने बदिक्कत तमाम आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। शायद मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा, कल तुमने इसके शौहर को बम से उड़ाया था और आज ये तुम्हारी बोटियां उड़ा रही है। एक सफाक दरिंदे की जिंदगी एक मासूम और बेबस औरत के रहमो करम पर है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे अंजाम से इबरत हासिल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है। काश मैं उन लोगों को तुम्हारा ये इबरतनाक अंजाम दिखा सकता जो ताकत के जोम में खुद को नाकाबिल शिकस्त समझकर दूसरों पर जुल्म ढाने लगते हैं, जो लोग खुद को मकाफात अमल से मुबर्रा समझने लगते हैं, जो नहीं जानते कि खुदा की लाठी बेआवाज है। ग्राहम ने कराहते हुए कहा, मैं तन्हा तो मुजरिम नहीं हूँ, विल्सन भी बराबर का शरीक है। मैंने कहा, उसका अंजाम तुमसे भी ज्यादा भयानक होगा और तुम्हारे अपने लोगों के हाथों होगा। हाँ मोना, तुम इंतजार कर रही होगी, मैं देख रहा हूँ कि इसके पैर अभी तक महफूज हैं। मोना तो जैसे तैयार बैठी थी, वो झपट कर आगे बढ़ी और ग्राहम के पैरों के पास बैठ गई। ग्राहम बुरी तरह चीखा, नहीं, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो, मुझे कत्ल कर दो। ग्राहम मालूम नहीं क्या क्या कहता रहा, मगर मोना तो जैसे बहरी हो गई थी। वो बड़े इन्हिमाक और बेदर्दी से ग्राहम के जूते काट रही थी, यूं जैसे कोई मुकद्दस फरीजा अंजाम दे रही हो। तेज धार खंजर से चमड़े के जूते काटना जरा भी मुश्किल नहीं था, और इस पर मोना का अंदाज, उसे यह भी परवाह नहीं थी कि जूतों के साथ साथ ग्राहम के पैरों पर भी जख्म आ रहे हैं। उसने ग्राहम के दोनों पैरों से जूते काट कर उतारने के बाद ग्राहम के बाएं पैर की छुंगलियां काट डाली। ग्राहम की लर्जा देने वाली चीख कमरे में गूंज कर रह गई, मगर मोना का हिज़यानी कहकहा उसकी चीख पर भी हावी था। उसने सफ़ाकाना लहजे में कहा, और जोर से चीखो ग्राहम, यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। ग्राहम बोला, मुझ पर रहम करो, मैं तुमसे फरियाद कर रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं है? ग्राहम के पैर की कटी हुई छंगलिया से बुरी तरह खून बह रहा था। मैंने बट को इशारा किया कि वो खून रोकने की कोई तदबीर करे। मोना बोली, अली साहब के आ जाने से मुझे बड़ी तक़वियत मिली है और अब मैं तेरी तमाम उंगलियां एक एक करके काट डालूंगी। ग्राहम जोर से चीखा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मोना बोली, खुदा ही के वास्ते तो ऐसा कर रही हूँ, वरना मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ थी। और तुम्हारा वो खुदा जिसका वास्ता तुम मुझे दे रहे हो, उस वक्त तुम्हें क्यों याद नहीं आया जब तुम कार में बम फिट कर रहे थे? उस वक्त क्यों याद नहीं आया जब तुम दूसरों को कत्ल किया करते थे, जब तुम लोगों ने मासूम फलस्तीनियों को बेघर किया? ग्राहम ने मजनूनाना अंदाज में बंस टिले से कहा, मुझे इस हाल को पहुंचाने का जिम्मेदार तू है कुत्ते। मैंने कहा, कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है ग्राहम। बंस ने अगर तुम्हें इस हाल को पहुंचाया है तो अपने मुल्क से वफादारी की है। जवाब में ग्राहम फहोश गालियां बकने लगा। यूं मालूम होता था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मैंने मोना से कहा, एक उंगली और काटो, तब भी ये नॉर्मल होगा। ग्राहम की आवाज यकलख्त गायब हो गई। मैंने हंसकर कहा, क्यों मिस्टर ग्राहम, तुम तो बहुत कम हिम्मत हो, कम से कम उंगली काटने का इंतजार तो किया होता। ग्राहम खिखियाने लगा, बोला, मेरी उंगली मत काटो, मैं वादा करता हूं कि अब एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालूंगा। मैंने हैरत से कहा, तुम्हें मना कौन कर रहा है? तुम जरूर फहोश कलामी करो, ये तो तुम्हारी फितरत है जो इस वक्त जाहिर हो रही है। तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। वो बोला, मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, फरियाद करता हूँ, रहम की अपील करता हूँ। ग्राहम की अपीलों से बेनियाज होकर मोना ने खंजर उसके बाएं पैर की छंगलिया पर रख दिया। ग्राहम फिर धाड़ने लगा, मान जाओ, मेरी बात सुन लो ए कुत्तिया। मोना ने दूसरे पैर की छंगलिया भी अलहदा कर दी और ग्राहम बिलबिलाने लगा। मैंने कहा, हर आदमी उस वक्त अच्छा लगता है जब अपनी फितरत के मुताबिक अमल कर रहा हो, और इस वक्त तुम्हारी जबान चूंकि वही कुछ उगल रही है जो कुछ तुम्हारी फितरत में है, इसलिए तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। शाबाश, और गालियां बको और बदकलामी करो, लेकिन इस बात पर यकीन रखो कि अब तुम्हारी एक उंगली भी सलामत नहीं रहेगी। ग्राहम ने बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा, अच्छा, मैं खामोश हो जाता हूँ। और पूरी कुव्वत से उसने अपने होंठ भींच लिए। ऐसा करने में उसे जबरदस्त कर्ब से गुजरना पड़ा था, मगर उसकी जहनी हालत इस काबिल नहीं रही थी कि वो कोई सही बात सोच सकता।
वो एक ऐसे शख्स की मानंद था जो समंदर में डूबने से बचने के लिए तिनके का सहारा लेने की कोशिश कर रहा हो।